हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th वालों के लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल क्लासेस लाए हुए हैं, जिसमें कि सारे आपको जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्लास 12th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर में, उसको आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उनका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, कितने आधार पे किया गया, उसके क्या क्या डिफिनेशन होने वाले हैं, क्या क्या उसका कंसेप्ट है, वो सब को खत्म करेंगे। ठीक है, एक ही शॉर्ट में करेंगे, बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे सिर्फ। क्लियर? तो यहाँ पे पहला बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पे। जीवन चक्र के आधार पे एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल, बहुवर्षीय फसल, ये तीन भागों में बांटा गया है। क्या है एक वर्षीय फसल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, फिर बाइनियल्स क्रॉप, फिर पेरेनियल्स क्रॉप। क्लियर ना? ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक वर्षीय फसल किसे कहते हैं, यानी एनुअल क्रॉप्स किसे कहते हैं। ठीक है, एनुअल क्रॉप्स उसे कहते हैं ऐसी फसल, यानी जो फसल का जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करता है। आपको लिखे भी यहाँ पे लिख दिया भी गया है। बहुत बच्चे बोल रहे थे भैया इंग्लिश मीडियम छोड़ो, हिंदी मीडियम पढ़ाओ, तो लो आ गया हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश भी बताते चलता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े जीनियस होते हैं, वो समझ जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे फसलें जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं, पूरा कर लेते हैं, उसे एक वर्षीय फसल कहते हैं। जैसे में धान आ गए, गेहूं आ गए, मक्का आ गए, ये सब का जो जीवन चक्र होता है, क्रॉप साइकिल होता है, वो सिर्फ एक ईयर का होता है। इसे हम लोग एक वर्षीय फसल कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। फिर द्विवर्षीय फसल की बात करें, द्विवर्षीय फसल वे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा होता है, यानी जो 2 वर्षों तक जीवित रहते हैं। 2 वर्षों मतलब ये नहीं कि जनवरी से लेके दिसंबर, फिर दिसंबर से लेके जनवरी, ऐसा नहीं है। ये 2 वर्ष नहीं होते। 2 वर्ष यहाँ ये होते हैं एग्रीकल्चर ईयर में, जो कि जायद, फिर रबी, फिर खरीफ, खरीफ रबी जायद। तो इस प्रकार से ये 2 वर्ष तक अगर जीवन बिताए, मीन्स साथ रहे, तो उसे हम लोग कहेंगे द्विवर्षीय फसलें। मीन्स खरीफ में भी और रबी में भी रहे तो वो द्विवर्षीय फसल कहलाए। अगर वही फसल सिर्फ रबी में जाके मर गया, यानी कटाई हो गई, उसकी बुआई सिर्फ रबी में ही हो जाए, तो उसे हम लोग एक वर्षीय कहेंगे। या खरीफ में हो जाए तो उसे एक वर्षीय फसल कहेंगे, या जायद में हो जाए उसे एक वर्षीय फसल कहेंगे। अगर कोई क्रॉप जैसे चुकंदर की बात करें, प्याज की बात करें, तो ये अगर 2 वर्षों तक चले जाते हैं, यानी खरीफ में अगर बुआई करे तो वो रबी तक जाएंगे, रबी में हार्वेस्टिंग करेंगे। अगर रबी में बुआई करे तो वो जायद में हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। क्लियर? तो ये 2 वर्षों तक जिंदा रहता है, उसकी जीवन चक्र रहती है। फिर बहुवर्षीय की बात करें, पेरेनियल्स की बात करें, पेरेनियल्स क्रॉप्स की बात करें, तो ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार। इसमें अधिकतर चारे वाले फसल आते हैं, तो रिजका, नेपियर ग्रास, ये सब हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड की। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसका आप पीडीएफ चाहते हो तो वो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के जस्ट तुरंत बाद चैट में आना है। चैट में लिख देना कि हम किस में कर रहे हैं, मींस बीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो अगर लिख देते हो तो हमको पहचानने में, आपको जानने में बहुत ही सहूलियत होती है। इसके लिए आपको अच्छी मार्गदर्शक मिल जाती है, जस्ट बिना टाइम वेस्ट किए ही। क्लियर? तो वो आप नोट कर देना अगर ऐप डाउनलोड करते हो तो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहां पे अधिकतर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना। चलो अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पे वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पे यानी सीजन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो जस्ट हमने बताया खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये सब के आधार पे बांटा गया है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। यहां पे दिख रहा होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है कि इसकी बुआई जो करते हैं वो हम लोग जून जुलाई में करते हैं। खरीफ की बुआई ये फर्स्ट ईयर होता है एग्रीकल्चर कैलेंडर में, ये फर्स्ट ईयर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये कि एग्रीकल्चर की कैलेंडर में एक मतलब फर्स्ट ईयर किस फसल का रहता है, यानी किस सीजन का रहता है, तो खरीफ का रहता है फर्स्ट। ठीक है, वो कब शुरू होती है, तो जून जुलाई में। जून जुलाई में बुआई की जाने वाली फसलें और जिनका उच्च तापक्रम में आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और इसकी कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में।
आप ये ध्यान रखना कि कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं तो उसका अधिकतम जो भी जीवन चक्र होता है या किसी भी सीजन के आधार पर फसलों का जो जीवन चक्र होता है वो अधिकतर 2 से 3 महीने रहते हैं, 2 से 3 महीने रहते हैं। जैसे यहां बात करी, बस ये याद करने के लिए बोला, ये याद करने के लिए बताया कि खरीफ फसल कब से कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है। इसको याद करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी फसल की अगर बुआई करें जून जुलाई में तो कटाई करेंगे अक्टूबर नवंबर में। क्लियर। फिर रबी की बात करें, रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में करेंगे तो उसकी कटाई कब करेंगे, फरवरी मार्च में। क्लियर, फरवरी मार्च में। फिर जायद की बात करें तो जायद फरवरी मार्च में बुआई करेंगे और कटाई कब करेंगे, जून जुलाई में। क्लियर। तो ये सिस्टेमेटिक ढंग से याद करने के लिए मैंने ये बताया। क्लियर। बाकी इसका डिफिनेशन अलग होता है, इसका सारा चीज अलग होता है, वो आपको आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रबी फसल की बात करें तो रबी फसल ये फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में बुआई होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इन फसलों की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है वो कम तथा पकने के उच्च ताप की आवश्यकता होती है। मीन्स जैसे हम लोग बात करें चना की, मटर की, गेहूं की, आलू की, तो ये सब फसल हो गए रबी वाली फसलें। क्लियर। अब जायद वाली फसलें की बात करें, जायद फसल यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं समर क्रॉप्स भी, है ना। अब देखो ऐसी फसलें होती है जिनके लिए अधिक तापक्रम की जरूरत होती है तथा अधिक प्रकाश काल की भी आवश्यकता होती है। 11th में आपको यह दिया गया था कि प्रकाश काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर। तो वो आपको देख लेना है वहां पे, जैसे 3 भाग में बांटेंगे, डे नेचुरल। क्लियर ना, वो आपको वहां देख लेना है। जैसे बात करें यहाँ पे खरबूज, तरबूज, ककरी, ये अधिकतर समर में होते हैं। तो याद करने के लिए देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं आप लोग के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करे बात और बोर्ड एग्जाम की भी बात करें तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि डिफिनेशन दे देगा, नहीं पूछता ही नहीं है, पूछेगा सिर्फ आपको उदाहरण कि हाँ चलो जायद फसल का उदाहरण ये है, ऑप्शन दे दिया जाए, इसमें चुनो। तो ये याद रखना है सिर्फ उदाहरण, आप डिफिनेशन पढ़ो अपने अंदर की कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, और एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पे, एग्जाम्पल पे। जैसे जायद फसलें की बात करें तो ये समर में रहता है, ऐसे याद करो कि समर में रहता है, तो समर में हम लोग को क्या लगता है, प्यास लगता है, तो इसके लिए हम क्या खाते हैं, तरबूज, खरबूज, ककरी, है ना, और सब्जी अधिकतर। तो ये सारे हो गए जायद फसलें यानी गर्म वाली, यानी जिसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स रहे, मींस नमी रहे, मॉइस्चर रहे, पानी रहे, तो वो जायद फसलें यानी समर क्रॉप्स। समर सीजन में क्या उपयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक्स कोई फसल नहीं है, ठीक है। खरबूज, तरबूज, ककरी, ये सब हो गए जायद फसल। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व के आधार पे फसलों को बांटा, किस प्रकार से बांटा गया है। धान्य फसल की बात करें, धान्य फसल यानी इन फसलों में अनाज के रूप में जो भी पैदा होती है, अनाज के रूप में खाने के लिए काम में आती है, वो सारी फसलें धान्य फसल कहलाएगी, यानी अन्य फसलें, मतलब अन्न मतलब अन्नपूर्णा वाला अन्न। क्लियर। जैसे में बात करें गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब हो गए हम लोग के धान्य फसल यानी अनाज वाली फसलें। बात करें अब दलहनी फसलें, आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाएगा हम लोग को, जो भी फार्मर इसके करेंगे उसको इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी आर्थिक महत्व को बढ़ाएगा। तो दलहनी फसली की बात करें तो इन फसलों में अधिकतर आते हैं प्रोटीन वाले, जिसमें प्रोटीन भर भर के रहता है। जैसे बात करें सोयाबीन, मसूर, चना, उड़द। क्लियर। अब बात करते हैं तिलहनी वाली फसलें की। तिलहनी फसलें में इन प्रकार के फसलों से जो बीज होते हैं, बीज से तेल की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहते हैं तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, अलसी, मूंगफली इत्यादि, सरसों, राई, तोरी इत्यादि। अब बात करते हैं रेसादार फसलें। रेसादार फसलें इस प्रकार के फसलें जिससे रेशा प्राप्त होती है। ये जो कपड़ा पहने हुए ये किसका है, जूट का है, कॉटन का है, कहां से आया, तो कॉटन वाले फसल से आया, उसका हम लोग पौधा रोपे तो वो आया, पौधा की रुपाई किए तो वो आया। तो रेशेदार फसलें क्या हो गया उदाहरण, कपास, जूट। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, मुझे ये पूरा खत्म करना है, इसका आंसर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं। अब देखो उपयोग के आधार पे बात करता हूं। उपयोग के आधार पे नकदी फसलें ऐसे फसलें होते हैं जिनका उपयोग व्यापारिक हितों के लिए, यानी व्यापारिक सामग्री, मतलब हमको तुरंत रुपया चाहिए नगद में, तो वो क्या हो गई, नकदी फसलें। जैसे में बात करें आलू,
तुरंत बिक जाता है। यानी खेत में लगे हुए रहते हैं कि जो भी जमींदार आते हैं, जो भी मतलब जो भी आड़त वाले होते हैं, वो सारे पहले ही बुक कर लेते हैं कि इनका खेत का मेरे पास आना चाहिए। यानी पहले ही बोली लग जाती है, पहले ही रुपया आ जाता है। तो ये हो गई नकदी वाले फसलें। इसी में बात करें कपास की वैल्यू बहुत हाई है, गन्ना की बात करें, तंबाकू की बात करें, तो ये सब नकदी फसलें हैं। यानी फसल लगी हुई रहती है खेतों में कि उससे पहले ही रुपया आ जाता है हाथ में, यानी ये तो पक्का रहता है कि रुपया आएगा। तो ये हो गई नकदी फसलें। क्लियर। अब बात करते हैं अंतर्वर्ती फसलें की। अब बात करते हैं अंतर्वर्ती फसलें की, यानी दो फसलों के बीच में जो रिक्त स्थान, जो रिक्त समय में उगाई जाती है, स्थान में नहीं, रिक्त समय में उगाई जाती है, उसे हम लोग कहेंगे अंतर्वर्ती फसलें। मींस दोनों के बीच में अंतर, दोनों के बीच में अंतर पूछता है ना, तो अंतर है ना, इससे याद करो अंतर, दोनों के बीच में अंतर। तो बीच में जो समय मिलेगा हमको, जैसे खरीफ की बुआई किए, रबी की बुआई करें, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ समय बच गया, उसमें हम लगा दिए फसल, तो वो किस प्रकार की फसलें कहलाएगी? तो अंतर्वर्ती फसलें। क्लियर हो गया। दो फसलों के बीच में जो रिक्त समय में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाएगी? अंतर्वर्ती फसलें कहलाएगी। जस्ट 1 से 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ था अंतर्वर्ती फसलें, चलो कैसे समझे, खेतों में जाके प्रैक्टिकल बताया था। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हो, एग्रीकल्चर का शहंशाह बनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो और उसके बाद भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एग्रीकल्चर का शहंशाह बनना चाहते हो, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो, है ना। ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे जितने से जितने, अगर आप किसी भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, या बीसीसी पार कर चुके हो, यानी एमएससी में भी हो, बीएससी में भी हो, अगर आप देख रहे हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। बाकी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल, यानी जो हम लोग खेत पे जाते हैं, जो भी फील्ड वाली रहती है, जो प्रैक्टिसेज रहती है हम लोग की, वो सारे आपको डेमो के द्वारा दिखाया जाता है। किस प्रकार से किया जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग रागी की खेती करते हैं, सब अपलोड है, आप देख सकते हो। क्लियर। तो प्रैक्टिकल के साथ हम लोग एग्रीकल्चर की स्टडी करवाते हैं, और इतने अंदर तक हम लोग, जैसे गन्ना के देखते हो कैसे मशीन में जाके एकदम एक एक जो भी रस रहता है वो निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार एग्रीकल्चर का हम लोग निकालते हैं। एग्रीकल्चर का ए इधर करते हैं, जी इधर करते हैं, आर इधर करते हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं कीट आकर्षक फसल की। आगे की बात करें तो कीट आकर्षक फसल, यानी ऐसे फसल जो कीट को आकर्षित करते हैं। कीट को आकर्षित करने का क्या उद्देश्य होता है कि जो मुख्य फसलें लगी हुई रहती है वो कीटों से बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। कीट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो इसको बचाने के लिए उसके बॉर्डर पे लगा दिया जाता है कीट आकर्षक फसल, या बीच बीच में लगा दिया जाता है कीट आकर्षक फसल। एक और गुण ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कीट आकर्षक फसलें जो भी रहती है वो आकर्षक रहती है, सुंदर रहती है, उसमें जो भी पॉलन ग्रेन रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं और सुगंधीय रहते हैं, ताकि वो कीट जो है वो उस पर आके आकर्षित हो सके, इसके लिए लगाया जाता है। जैसे मुख्य फसल, यहाँ पे लिखा क्या गया वो मैं देख लेता हूं। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ, मैंने बोला ना बॉर्डर पे लगाया जाता है, यानी चारों तरफ, ठीक है, लगाई जाने वाली फसलें कीट आकर्षक फसलें कहलाती है। जैसे में बात करें कपास की कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाए जाने वाली भिंडी की फसल, उसके फूल देखे हो, भिंडी के फूल बहुत आकर्षक रहते हैं, गंध आते रहते हैं हल्का फुल्का, जैसे कि कीट आकर्षित हो जाए और कपास को क्षति ना पहुंचाए। क्लियर। ये हो गई बातें। अब बात करते हैं आवरण वाली फसलें, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कवर क्रॉप्स। अब देखो, भूमि को अपर्दन से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? आवरण फसल। आवरण फसल मींस जो भी हम लोग सिंचाई करते हैं, या कोई विंड आई, कोई स्ट्रॉम आई, कोई तूफान आई, या कोई हम लोग पानी से पटा रहे हैं, किसी सिंचाई कर रहे हैं, खेतों को सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फसल, जो मिट्टी रहती है वो इधर से उधर चल जाती है, यानी मृदा अपर्दन हो जाता है। क्लियर। वहां पे मृदा अपर्दन हो जाता है, यानी सॉइल इरोजन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मिट्टी का हम लोग जो पकड़ रहता है, मिट्टी जो हम लोग का जमा रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है निकास द्वार के द्वारा। तो इसके कारण क्या होता है कि उपज कम हो जाती है फसलों की। तो इसके रोकने के लिए आवरण फसल की बुआई की जाती है, उगाई जाती है, जैसे कि मूंग और उड़द। वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, जिससे कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए।
क्लियर। तो इस प्रकार के फसलों को क्या कहते हैं, आवरण वाली फसलें। क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हरी खाद वाली फसलें। हरी खाद वाली फसलें नाम से स्पष्ट है क्या कि ये हरी खाद के रूप में काम आएगी। जैसे में बात कर ले सनई, ढैंचा, उड़द, लोबिया, लोबिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काउपी। क्लियर। यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर जमीन में दबा दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं हरी खाद वाली फसलें। आपने बहुतों का देखा होगा, जैसे सनई की बात करें, सनई का जो ऊपर का पार्ट रहता है वो हम लोग तोड़ लेते हैं, जो काम कर रहती है वो तोड़ लेते हैं, बाकी डंटी छोड़ देते हैं उसी में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट फसल की बुआई करेंगे उस खेत में, तो उसको मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे, यानी मिट्टी में उसको दबा देंगे, फिर ऊपर से हल चला देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, जो उसकी स्टेम थी, ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स थे वो हम लोग की मिट्टी में दब गए और वो डिकम्पोज होके खाद का रूप बना लेती है। तो इस प्रकार के फसलों को क्या कहते हैं? हरी खाद वाली फसलें। क्लियर हो गई। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए जो फसलें लगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं हरी खाद वाली फसलें। क्लियर। क्या एग्जाम्पल हो गया? सनई हो गया, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। क्लियर। काउपी हो गया, ठीक है, लोबिया इसको कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं चारे वाली फसल। चारे वाली फसलें नाम से स्पष्ट होता है कि चारे के रूप में हम लोग काम लाएंगे। क्लियर। चारे के रूप में काम लाएंगे। इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्लियर। शिवा क्लासेज ऐप को सर्च करो आप प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे हमारी ऐप है, ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आपको चैट में ये लिख देना है कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या 12th की कर रहे हो तो 12th प्रिपरेशन लिख देना है, या बीसीसी की कर रहे हो, आईसीआर की कर रहे हो, बीएचयू की कर रहे हो, वो आपको लिख देना है। मैं फिर से बता दूं, ये जो क्लास है ये दोनों के लिए है। 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ही काम होने वाली है। आपको ये पूरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है और वन शॉट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो रिवाइज हो रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने फ्रेंडों के बीच शेयर भी करना बिल्कुल। क्लियर। अब बात करते हैं चारे वाली फसलें की, यानी चारे की फसलें। क्या कहते हैं? चारे की फसलें, यानी इस फसलों में जो पशुओं को चारा प्राप्त होती है, पशुओं के लिए जो चारा प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के फसलों को हम लोग चारे की फसल कहते हैं। जैसे में बरसीम की बात कर लो, मक्का की बात कर लो, लोबिया की बात कर लो, ये सब। ठीक है। फिर बरसीम की बात कर लो, बरसीम को कहा जाता है चारों की राजा। क्लियर। समझ में आ गया। तो ये सब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब बात करते हैं सरकरा की फसलें। सरकरा की फसलें यानी शुगर क्रॉप्स, जिससे हमको सरकरा मिले, शुगर मिले, जैसे में गन्ना, चुकंदर। क्लियर। इन फसलों से सरकरा प्राप्त की जाती है। क्लियर ना। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जड़ एवं कंद वाली फसलें, यानी इनके स्थानांतरित जड़ों तथा तनों को खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे में किसका तना खाते हो? मूली का, गाजर का, चुकंदर का। तो ये सब क्या हो गए? जड़ एवं कंद वाली फसलें। क्लियर। स्टेम एंड रूट क्रॉप्स। ठीक है। अब बात करते हैं मसाले की फसलें, यानी स्पाइसेज क्रॉप्स। ठीक है। स्पाइसेज क्रॉप्स में क्या है? इसका प्रयोग मसालों के लिए किया जाता है, जैसे में प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, जीरा, ये सब है। ठीक है। जीरा का इंग्लिश क्या होता है? कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे औषधि वाली फसलें, जिससे हमको औषधि प्राप्त हो। वैसे फसल जिससे हमको औषधि मिले। औषधि किस काम में लाया जाता है? तो जो भी ज्वर होती है, यानी जो बुखार लगता है, जो फीवर होती है, उसको रोकने के लिए, तमाम प्रकार के जो भी रोग होते हैं वो सारे को रोकने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। तो उसके भी फसल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं औषधि वाली फसलें। इन फसलों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। जैसे में जट्रोफा नहीं, अश्वगंधा हो गया। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं औषधि वाले फसलें, वो आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जी वाली फसलें। सब्जी वाली फसलें यानी सब्जी जो हम लोग खाते हैं उस प्रकार के हम लोग कहेंगे सब्जी वाली फसलें। क्लियर। क्या होता है? इन फसलों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। उदाहरण में आपको भिंडी, कद्दू, करेला, किसको किसको पसंद नहीं है वो कमेंट कर देंगे। भिंडी जिसको जिसको पसंद है वो भी कमेंट करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सब्जी वाली फसलें, तो आपको समझ में आ गई होगी। भिंडी होते हैं, कद्दू होते हैं, करेला होते हैं, गोभी होते हैं, चुकंदर होते हैं, बैगन, टमाटर, फलना चिलना। ठीक है। सब क्लियर हो गया ना, सब्जी वाली फसलें। तो यहाँ की हालांकि ये पूरा खत्म हो चुका है। मेन यही था, आपको अगर एग्जाम्पल में पूछेगा भी तो आपको यहीं से पूछेगा, और यही मेन रहती है फसलों का वर्गीकरण का। तो देखो मात्र 20 से 25 मिनट लगे होंगे
19 से 20 मिनट लगे होंगे, आपने पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसा कहाँ मिलता है? सिर्फ शिवा क्लासेस पे। तो अभी क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड करो ऐप को, है ना, बहुत बेनिफिट। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर मजा भी, थोड़ा सा भी मजा आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों के बीच, एग्रीकल्चरिस्ट के बीच, यानी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिएगा शिवा क्लासेस और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलो धन्यवाद, मेहनत करके पढ़ते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।